हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आइज। देखिए, जो हमारी नेकेड आइज है, यानी कि हम जब किसी स्पेक्स का, किसी लेंस का या फिर किसी भी तरीके के माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का यूजेज नहीं कर रहे, तब हम लिमिटेड चीजें देख सकते हैं। तो उन्हीं चीजों के बारे में जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, आज इस चैप्टर के अंदर हम समझने वाले हैं। सबसे पहले, जिन भी छोटी छोटी चीजों को हम नहीं देख सकते, वो सब क्या है? दोज आर ऑल माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड थिंग्स। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की थिंग्स है, इनको हम किससे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ह्यूमन आइज कुछ चीजों को, सर्टेन साइज की जो चीजें होती है, उन्हें ही अपनी नेकेड आइज से देख सकती हैं। इसीलिए ह्यूमंस ने किस चीज का इन्वेंशन करा? दे इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप्स की मदद से ह्यूमन हिडन वर्ल्ड को देखने लगे, टाइनी लिविंग क्रिएचर्स का जो हिडन वर्ल्ड था उसे देखने लगे। यानी कि हमने बैक्टीरियाज को देखा, हमने ब्लड सेल्स को देखा, हमने हमारे खुद के सेल्स को देखा। ये सारी चीजें किस चीज की वजह से पॉसिबल हुई? बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। अब शुरुआत में माइक्रोस्कोप जब बना था तो उसके लिए लेंसेज बनाने थे। लेंसेज कैसे डेवलप हुए? देखिए, लोगों ने क्या करा, लेंटिल के सीड को ऑब्जर्व करा। लेंटिल यानी कि आपने देखा होगा कोई भी दालें या चावल को, तो वो बीच में से क्या रहते हैं? थिक रहते हैं, और साइड से क्या रहते हैं? थिन रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो लेंस हैं वो क्या हुए? वो डिस्कवर हुए। सही है। organisms, all living beings, whether plants, animals और tiny microbes, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे छोटे छोटे माइक्रोब्स हों, उन सब को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। तो शुरुआत करने वाले कौन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप से पहले टाइनी क्रिएचर, या फिर हम लोग बोले कि पहली माइक्रोस्कोपिक चीज को ऑब्जर्व करा था? तो वो थे रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप यूज करा था, विच वॉज प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप, पुराने जमाने का माइक्रोस्कोप था थोड़ा। और उन्होंने उस माइक्रोस्कोप के अंदर रखा स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, और उसको उन्होंने जब ऑब्जर्व करा तो उन्होंने देखा कि स्मॉल और एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर। उसको वो जूम करते गए माइक्रोस्कोप से, तो उन्हें क्या देखने को मिला कि ऐसे खाली खाली से कंपार्टमेंट्स देखने को मिले। ये जो खाली खाली से कंपार्टमेंट्स थे, ये कुछ ऐसे देखने में लग रहे थे जैसे क्या हो? हनीकॉम्ब हो। क्या हो? हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का छत्ता। क्या हो? हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता। ये जो टाइनी कंपार्टमेंट्स थे, इन्हीं का नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल। तो इस तरीके से सेल्स की डिस्कवरी हुई। This was the first time the word cell was used to describe the basic unit of life. इसके बाद आए एंटनी। एंटनी ने क्या करा? उन्होंने एक पावरफुल लेंस डेवलप करा, और फर्स्ट टाइम, ही वॉज द फर्स्ट ह्यूमन, एंड फर्स्ट टाइम उन्होंने किस चीज को देखा? उन्होंने देखा एक लिविंग बैक्टीरिया को। साथ में उन्होंने ब्लड के सेल्स को भी देखा, आरबीसी वगैरह, इन सारे सेल्स को देखा। He is also known as the father of microbiology. आप समझ सकते हो कि उन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या है? अच्छा बच्चों, एक चीज आप मुझे बताओ कि अगर मुझे एक वॉल बनानी है, एक घर बनाना है, तो एक घर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आप में से बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर एक जमीन की जरूरत पड़ेगी। चलिए, हमने जमीन ले ली। अब वहां पर किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर हमें ब्रिक्स की, सीमेंट की, उन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सपोज करिए हमें एक ब्रिक की जरूरत है। अब हमने बहुत सारी ऐसी ब्रिक्स को कलेक्ट करा तो क्या बनेगी? वॉल। बहुत सारी ऐसी वॉल्स को कलेक्ट करा तो क्या बन जाएगा? एक रूम बन जाएगा, है ना। 1 2 3 4 वॉल बन गई तो एक रूम बन गया। ऐसे ही हमने कलेक्शन ऑफ रूम बना दिया तो क्या बन गया? हमारा एक फ्लोर बन जाएगा। फिर उसके ऊपर हमने वापस से क्या करा? दोबारा ऐसे ही कलेक्शन ऑफ वॉल्स लगाया तो क्या बन जाएगा? एक दूसरा फ्लोर बन जाएगा। ऐसे करते 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 हमारा पूरा का पूरा घर डेवलप हो जाएगा। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इस घर की शुरुआत किस चीज से हुई थी, तो उस पूरे घर की शुरुआत किससे हुई थी? ध्यान रखना हमेशा, एक उस
टाइनी सी ब्रिक से। ऐसे ही अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत किससे होती है? एक सेल से। इसीलिए सेल को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सारे ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत किससे होती है? एक सेल से। अब देखिए सेल के भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, सेल भी अच्छे से वर्क कर पाए इसलिए उसको अपने कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो सेल के क्या क्या पार्ट्स है जरा उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अब आपके स्कूल के अंदर आपने एक सिस्टम देखा होगा कि बाहर क्या होती है, पूरी वॉल बनी होती है, वॉल के बाहर क्या रहता है? एक गेट रहता है। उस गेट से जो गार्ड होते हैं स्कूल के, वो लिमिटेड बच्चों को अंदर आने देते हैं, लिमिटेड बच्चों को बाहर जाने देते हैं। कोई और स्कूल का आपका दोस्त है छपरी वपरी टाइप, वो आ गया स्कूल के अंदर, और भाई हम तो तेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो गार्ड उन्हें वहीं पे रोक लेगा, बेटा रुक जाओ, एंट्री नहीं है, सिर्फ इसी स्कूल के बच्चे स्कूल में जा सकते हैं। तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? स्कूल के बाहर वॉल बनाना क्यों ज़रूरी है? जिससे कि ऐसे ही जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के बाहर ना चले जाएं, या कोई और बच्चा किसी और स्कूल का या कोई और पर्सन सीधे डायरेक्टली स्कूल में एंट्री ना ले। तो इसी तरीके से हमारे सेल के बाहर एक बाउंड्री प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। देखिए, द थिन आउटर लाइनिंग दैट एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अभी थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या है, बट इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, इतना समझ लो। इसके बाद सेल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल हो रखा होता है। क्या फिल हो रखा होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस फिल हो रखा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो जेली लाइक पूरा सब्सटेंस है, दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। क्या बोला गया है इसको? साइटोप्लाज्म। सेल को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये सारे फंक्शंस कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियस। जैसे यहां पर आपका दिमाग सारी चीजें डिसाइड करता है। जो अभी ये आपका दिमाग बोल रहा, भाई थोड़ी देर में पढ़ लेंगे यार, थोड़ी देर इंस्टाग्राम चला लेते हैं, थोड़ी देर फ्री फायर खेल लेते हैं यार, फ्री फायर खेलेगा, ऐसा तुम्हारा दिमाग कह रहा है तुम्हें। बट तुम्हें पढ़ना है, अच्छी स्कोरिंग करने के, अच्छे नंबर लाने हैं, तो पढ़ना है कंसंट्रेट करके। मैं तुम्हें फटाफट से पूरा चैप्टर करा दूंगा, फिर खेल लेना फ्री फायर या इंस्टाग्राम चला लेना। फिर तो ध्यान से अभी कंसंट्रेट करके पढ़ना है। देखो तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सेल मेम्ब्रेन क्या? इट इज द थिन आउटर लाइनिंग दैट एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यानी कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अदर पार्ट्स ऑफ द सेल भी प्रेजेंट रहते हैं। न्यूक्लियस क्या है? अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर यूजुअली इन द सेंटर ऑफ द सेल दैट रेगुलेट्स ऑल सेल एक्टिविटीज। सारे सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ये। ग्रोथ सेल की कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। एक न्यूक्लियस के बाहर भी एक और कवरिंग होती है। इसके बाद आया हमारा साइटोप्लाज्म। व्हाट इज दिस? जेली लाइक सब्सटेंस विच इज फिल्ड इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ज्यादातर प्रोसेसेस इसी के अंदर होते हैं। इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, सॉल्ट्स, ये सारी चीजें कंटेन करता है। इतना सिंपली आप लोग समझ लो। अब एक बात को और समझना, देखो जैसे हमारे घर के अंदर या हमारे स्कूल के बाहर एक गेट होता है, उस गेट से मैंने अभी आपको बताया, एग्जांपल दिया कि बाउंड्री बनी हुई है, ऐसे सेल के बाहर भी एक बाउंड्री बनी हुई है। उस बाउंड्री का नाम सेल मेम्ब्रेन है। अब जैसे हमारे स्कूल के बाहर पूरी बाउंड्री बनी होती है और एक गेट होता है, उस गेट से लिमिटेड जो स्कूल के बच्चे हैं वो आ पाते हैं, टीचर्स आ पाते हैं, आलतू फालतू लोग नहीं आ सकते जिनकी ज़रूरत स्कूल में नहीं है। जिसको स्कूल से जाना है उसको जाने दिया जाता है, छुट्टी के टाइम आप सब चले जाते हो, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप ध्यान दोगे तो सेल मेम्ब्रेन वर्क कर रही है। बट एक बात है सेल मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन हमारी एसपीएम होती है। व्हाट इज एसपीएम? एसपीएम इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के पास भी जैसे हमारे स्कूल के बाहर गेट है वही वाला सिस्टम होता है। जो भी जरूरत की चीजें हैं उन्हें सेल के अंदर आने देती है, जो जरूरत की चीजें नहीं है उनको सेल के बाहर निकलने देती है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? एसपीएम। क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन के पास एसपीएम है। सर ये एसपीएम का मतलब क्या हो गया? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। शॉर्ट फॉर्म में मैंने तुम्हें एसपीएम करके याद करा दिया
याद रखना भैया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सेल वॉल की। देखिए सेल मेम्ब्रेन हमने देख लिया किसके अंदर प्रेजेंट है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि हमारे अंदर, हमारे डॉगी के अंदर, हमारी कैट के पास, हमारे बर्ड्स के पास। अब आप लोग एक चीज़ का जवाब दीजिए, बाहर बहुत तेज़ तूफान आया, बहुत तेज़ लाइटनिंग हो रही है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है, क्या होगा? आप वहीं खड़े रहोगे या भाग के कहीं ऐसी जगह पे चले जाओगे विच इज़ सेफ? आधे से ज़्यादा बच्चों का जवाब होगा कि हम तो क्या करेंगे, कहीं सेफ जगह पर चले जाएंगे। अरे भैया क्या बात कर दी आपने, मैं तो किसी सेफ जगह पे नहीं जाने वाला। डिपेंड करता है भैया सिचुएशन पे। देखो भैया अगर तो एग्जाम है तो मैं वहीं पर खड़ा रहूंगा और भगवान से प्रे करूंगा कि मेरे ऊपर बिजली गिर जाए और मुझे एग्जाम देने ना जाना पड़े। अगर तो भैया गेम खिलाने के लिए कहीं लेके जा रहे हैं, स्कूल में पीई पीरियड है या फिर स्कूल की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो मैं सेफ जगह पर भाग लूंगा। भाई तुम तो महान हो बेटा, महान हो मोटू लाल जी, बहुत महान हो बेटा। बिल्कुल पढ़ने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है तुम्हारा। ये जैसे ही तेज आंधी तूफान आएगा आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ जगह पर चले जाओगे अगर नॉर्मल इंसान हो तो, ठीक है। लेकिन जो बेचारा प्लांट है, आप ध्यान देना, जो प्लांट है, ट्री है, क्या वो किसी सेफ जगह पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते, वो तो मूव ही नहीं कर सकते, वो तो एक ही जगह पर रहते हैं। दैट मीन्स उनके जो सेल हैं, क्या है, उनके सेल हैं, उनके सेल को एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत है। तो क्या उनके सेल्स के पास एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है? बिल्कुल, उस प्रोटेक्टिव लेयर को बोलते हैं सेल वॉल। और जो अंदर वाली लेयर होती है इसको क्या बोलते हैं? ये तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट रहती है, मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल है इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंगल एंड बैक्टीरियल सेल्स। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, स्ट्रेंथ एंड अ फर्म स्ट्रक्चर। समझे? इसी तरीके से अगर आप कभी भी ऑब्जर्व करोगे किसी भी सेल को, तो प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनके बीच में ऐसे बड़े बड़े गैप टाइप होंगे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ये सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। कंप्लीटली ये बात गलत है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर वैक्यूल का साइज क्या होगा? स्मॉल। प्लांट्स के अंदर पता है ये कितने बड़े होते हैं वैक्यूल? लगभग प्लांट्स की कभी कभी 50% से 90% तक जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो आप समझ जाओगे कितने बड़े हैं। उसके बाद प्लास्टिड्स, प्लांट्स के पास प्लास्टिड्स भी होते हैं। देखिए ये कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स के पार्ट हैं, जैसे कि हमारी सेल वॉल, वैक्यूल, प्लास्टिड। प्लास्टिड के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये सब किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर क्यों प्रेजेंट रहते हैं? आप देखो जो प्लास्टिड्स है ना, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब किस चीज का फंक्शन परफॉर्म करते हैं? क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, PHY, सही है। क्लोरोफिल क्यों जरूरी है? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आई होप आपको समझ में आएगा ये प्लास्टिड्स क्यों जरूरी है। क्रोमोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स कंटेनिंग ग्रीन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो आई होप। इसके बाद नेक्स्ट बात हमें क्या बताई गई है? वेरिएशन इन सेल्स। हर एक सेल का शेप और साइज सेम नहीं होता। हर एक सेल का शेप और साइज क्या होगा? डिफरेंट। जैसे कि नर्व सेल, नर्व सेल्स कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट रहते हैं वैसे तो, बट मेन हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं। अब नर्व सेल को अगर आप देखोगे ना, जो न्यूरॉन्स हो गए उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। कुछ ऐसे 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 ऐसे। बेटा प्लीज़ बेटा ड्राइंग पे नहीं जाना किसी को भी, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर इतनी अच्छी ड्राइंग आप बना रहे हो। तो बेसिक एक रफ सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। ये क्या हो गया? हमारे नर्व सेल्स हो गए।
मसल सेल्स हो गए, मसल सेल्स की शेप अलग अलग होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे कि क्या हो पाए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाए, चीज़ें क्या हो पाए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो पाए। इसी तरीके से जो चीक सेल्स होती है, दे आर थिन एंड फ्लैट, जिससे कि क्या आप कर पाए, एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग प्रोवाइड कर पाए हमारे माउथ के अंदर। तो हर एक सेल का साइज शेप डिफरेंट होती है। सेल्स वेरी ग्रेटली इन साइज। द लार्जेस्ट नोन सेल इज द योक ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। अब आप समझ सकते हो जो योक होता है ऑस्ट्रिच एग का, वो लार्जेस्ट सेल होता है। इट इज ऑफ अबाउट 130 mm टू 170 mm। तो अगर आपसे कोई भी लार्जेस्ट सेल पूछे तो क्या बोलोगे, योक ऑफ एन ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइज्ड है एक हायरार्की सिस्टम के अंदर। सबसे पहले सेल है, सेल क्या है अपनी, ब्रिक्स। जब ये ब्रिक्स कनेक्ट हो गई तो इन्होंने क्या फॉर्म करा, ये जो पूरी ब्रिक थी, इस ब्रिक से क्या फॉर्म हो गई, एक वॉल। तो वही हमारा क्या कहलाते हैं, टिश्यूज। अब ऐसे ही जब बहुत सारे टिश्यूज कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या फॉर्म हो जाता है हमारा, ऐसे जब टिश्यूज कनेक्ट हो गए बहुत सारे तो फॉर्म हो गए हमारी ऑर्गन। ऑर्गन्स जब बहुत सारे एक साथ कलेक्ट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, सेवरल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर जब हमें देखने को मिलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये क्या बन गया हमारा, ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हो गए, समझ में आ रहा है आपको। अब जिसके पास पूरा ऑर्गन सिस्टम है उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिज्म। बहुत सिंपल है, क्या बोल देते हैं हम उसे, ऑर्गेनिज्म। इसको बहुत इजी एग्जांपल से आप ऐसे समझ सकते हो, ब्रिक है, वो हो गया हमारा सेल। इस ब्रिक को जब हमने बहुत सारी ब्रिक्स को जोड़ दिया तो बन गई एक वॉल, वो हो गया हमारा टिश्यू। जब बहुत सारी वॉल्स को कलेक्ट कर दिया तो हमारा क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। और ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन्स जब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसे ही हमने क्या बोल दिया, ऑर्गन सिस्टम। जिसके पास ये ऑर्गन सिस्टम है वही हमारा क्या है, ऑर्गेनिज्म है। बहुत सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, चैप्टर तो हम बहुत डिटेल में मजेदार तरीके से समझ रहे हैं, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो बुक है हमारी न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी जो आपकी बुक आई है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू यह है कि क्वेश्चंस बड़े लिमिटेड से हैं। बच्चों को ये नहीं पता कि स्कूल में किस पैटर्न में हमारा टेस्ट आएगा, एग्जाम आएगा। और अब एग्जाम्स के अंदर जो नया पैटर्न है सीबीएसई का, उसके हिसाब से अब एग्जाम्स के अंदर आप याद रखना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि एग्जाम्स के अंदर बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, चैप्टर के बीच से, टॉपिक्स के बीच से क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अब आपको कैसे पता चले किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं, तो वो आपको पता चलेगा जब आप ब्रह्मास्त्र बैच के सैंपल पेपर्स को सॉल्व करोगे। ये सैंपल पेपर्स मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स के आपको सैंपल पेपर मिल रहे हैं, साथ में आपको नोट्स मिल रहे हैं। तो अब क्या होगा, फटाफट से आप जैसे ही ये चैप्टर की वीडियो देख ली, सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि सैंपल पेपर के अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे केस स्टडी वाले और हमारे पूरे डायग्राम के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चंस हैं, वो सब डाल रखे हैं। तो आप जरूर से ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करो। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, ये नई वाली क्यूरियोसिटी बुक नहीं है आपकी, तो आप फिर हमारा नॉर्मल बैच ज्वाइन करना। लेकिन जो भी बच्चे सीरियस हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करो। और अभी स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है इस पर, बाद में 799 प्राइस हो जाएगा। फटाफट से ये बैच ज्वाइन कर लो और एग्जाम के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर लो। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये बहुत ही टाइनी लिविंग बीइंग्स होते हैं, इनको हम लोग अपनी नेकेड आइज से कभी भी नहीं देख सकते और ये हमारे आसपास हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। अब ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे कैन बी सिंगल्ड सेल। यूनी का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि ये सिर्फ एक सेल से बने हुए भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और अमीबा। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास प्रेजेंट रह सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग
कुछ मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बैक्टीरियाज के बारे में। लगभग हर जगह गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, नॉर्मल पानी हो, कहीं पर भी आप घूम रहे हो, हर जगह ये बैक्टीरिया आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। ये क्या चीज लैक करते हैं? दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब देखो ये सेल हो गया, ये सेल के बाहर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। अब जो इनका न्यूक्लियस होगा ना, उसके बाहर कोई आउटर कवरिंग नहीं होगी, ये जो मेम्ब्रेन है ये प्रेजेंट नहीं होगी। तो फिर इनका न्यूक्लियस कैसा सा रहता है? ऐसे फैला हुआ सा रहता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है इनका। दैट इज वाई ये हमारे बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब अगर आप बैक्टीरिया की तरफ ध्यान दोगे तो ये स्फेरिकल शेप के, कॉमा, स्पाइरल, रॉड, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको इनके ऊपर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के आपको अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे वायरसेस। दीज आर माइक्रोस्कोपिक सेल्यूलर। इनके बारे में एक यूनिक बात पता है क्या है? कि जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं एंटर करते, तब तक ये मल्टीप्लाई करना यानी कि ग्रो करना स्टार्ट नहीं करते। जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर गए, गेम ओवर। अब एक वायरस तो आपको याद ही होगा, जो बहुत ही फेमस वायरस था, जरा बताना भाई। उस फेमस वायरस की वजह से बहुत सारी छुट्टियां भी मिली थी बच्चों को, मतलब स्कूल ही नहीं गए थे 1 साल तक। सोचो कितने मजे आए होंगे। इसके बाद है एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? दीज आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, दे कंटेन क्लोरोफिल। आपने एल्गी बहुत जगह देखी होगी, इसको काई भी बोलते हैं, ग्रीन कलर की जो होती है। ठीक है, अब एल्गी के पास क्या स्पेशल पावर है कि इसके पास खुद का क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल खुद का है तो इसको वाटर चाहिए, साथ में सनलाइट चाहिए। ये 3 चीज इसे मिल गई तो खुद का फूड बनाता रहता है, खुद में मस्त रहता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं करता। माइक्रो एल्गी लाइक स्पाइरुलिना प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है एल्गी। अब देखिए यहाँ हमें दे रखा है एल्गी, ये स्ट्रक्चर दे रखा है इसका। सिंगल सेल, लुक्स ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल की वजह से। स्पेशलाइज, जिसके अंदर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट होती है। इसके बाद क्या आ गया? फंगी इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यीस्ट। फंगी के अंदर क्या आ गया हमारा? यूनिसेल्युलर यीस्ट। मल्टी सेल्युलर मोल्ड्स लाइक ब्रेड मोल्ड, और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। आप देखो यहाँ पर हमें दे रखा है, ये हमारा आ गया ब्रेड मोल्ड, ये हमारा आ गया मोल्ड। तो हमें इन दोनों पे ध्यान देना है, 1 और 2 वाले पे। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आया प्रोटोजोआ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, जिनकी इरेगुलर शेप है। पैरामीशियम, जिनकी शेप कैसी है? एक चप्पल जैसी है। दीज आर ऑल प्रोटोजोआ। आप देखिए यहाँ पर अमीबा दे रखा है, दिस इज अ प्रोटोजोआ। पैरामीशियम देखो चप्पल जैसी, बिल्कुल चप्पल ही लग रही है भाई, देखो यहाँ से। हाय हाय, कौन सी कंपनी की चप्पल है? तुम कौन से कंपनी की चप्पल खाते हो? मम्मी से उसी कंपनी की है। पैरामीशियम इट इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआ, अमीबा इट इज ऑल्सो अ प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, सैंपल पेपर वगैरह ले लेना बेटा, बहुत काम आएंगे आपके प्रैक्टिस करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यही लगता है कि भैया ये तो बहुत ही गंदे हैं, बहुत खतरनाक है, बट ऐसा नहीं है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी होते हैं। अरे वाह, आज तो मैं स्कूल में जाकर बहुत मजे करने वाला हूं। स्कूल के अंदर आज पी पीरियड है। वाओ यार, सर फुटबॉल खिलाएंगे, मजे ही आ जाएंगे। अरे छी 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 छी, ये रास्ते के अंदर मरा हुआ चूहा मैंने कहां से देख लिया, दिन ही खराब हो गया। 5 days लेटर, अरे यार ये मरा हुआ चूहा कहां गायब हो गया? ये तो दिख ही नहीं रहा, कहां चले गया यार? मन्नू भैया से पूछता हूं। पता है, वो मरा हुआ चूहा कहीं पर भी नहीं गया। इंस्टेड जो भी ये हमारी चीजें होती है डेड और डिकेइंग, इनको बैक्टीरिया, फंगस, या फिर हमारे बोल सकते हैं फंगी, व्हाट दे डू, दे डीकम्पोज देम। क्या करते हैं? इनको डीकम्पोज कर देते हैं। दे ब्रेक देम डाउन। प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। तो अगर आपने कोई भी ऐसी चीज देखी, जैसे कोई पेड़ है, वो खराब हो गया कुछ समय बाद, कोई आपके घर के अंदर चीज सड़ गई, गल गई, उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? फंगस एंड बैक्टीरिया, जो उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे?
they will decompose it and they will convert it into the form of manure. अब ये मैन्योर क्या है? ये मैन्योर हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट वापस ले आता है, जिससे हमारी सॉइल के अंदर क्रॉप्स ग्रो हो पाती हैं। तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बायोगैस का प्रोडक्शन भी करते हैं। कुछ बैक्टीरिया डीकम्पोज करते हैं जो भी वेस्ट होता है इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट टू रिलीज मीथेन। मीथेन नाम की एक गैस रिलीज करते हैं वो जब किसी चीज को डीकम्पोज कर रहे होते हैं, और यही जो मीथेन गैस है इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। आग इसमें इजीली जलाई जा सकती है। फूड इंडस्ट्री, यीस्ट को यूज करा जाता है बेकिंग के लिए। ब्रेड, केक्स यीस्ट की मदद से बनाए जाते हैं। बिकॉज जो यीस्ट है ये क्या रिलीज करता है? इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो क्या हुआ, आपने एक बोल लिया, इसके अंदर आपने आटा, चीनी और पानी मिला के डाल दिया और आपने इसको बेक कर दिया, तो क्या इससे ब्रेड बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसा फ्लफी ब्रेड नहीं बनेगा, बल्कि रोटी बन जाएगी। तो इसको फ्लफी बनाने के लिए क्या इसमें ऐड करो? इसको फ्लफी बनाने के लिए आप इसमें ऐड करो यीस्ट। सर जी यीस्ट क्या करेगा? यीस्ट की एक खास बात यह है कि जब भी वो क्या करता है, जब भी वो रेस्पिरेशन करता है तो क्या चीज रिलीज करता है? CO2। CO2 गैस इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अब देखो जब CO2 गैस बाहर निकल रही होगी तो उसकी वजह से क्या बन जाएंगे? ये जो ब्रेड है ये फूलने लगेगा। क्या होने लगेगा? ये ब्रेड फूलने लगेगा, और इससे जो CO2 गैस है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से ब्रेड के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? वो जो वाइट वाइट कलर के आपने ऐसी जालियां टाइप देखी होंगी। सर जालियां क्या हो गई? यानी कि वो जो छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे छेद देखे होंगे आपने ब्रेड या केक्स के अंदर, वो इसी की वजह से होती है। मेकिंग डो सॉफ्ट एंड फ्लफी, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। यीस्ट क्या है? अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आता है लैक्टोबैसिलस। ये हमारे किसके अंदर देखने को मिलता है? लैक्टोबैसिलस, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कर्ड। इट इज अ वेरी हेल्दी बैक्टीरिया फॉर आवर गट। हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, और इसकी मदद से हमारे पेट में डाइजेशन भी अच्छे से हो पाता है। बैक्टीरियाज एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं। क्या आप जानते हो कि एक ऐसा रिलेशनशिप है, जैसे जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, इसका रिलेशनशिप प्लांट के साथ होता है एक बहुत ही तगड़े वाला रिलेशनशिप। उस रिलेशनशिप का क्या नाम है? फटाफट बुक से पढ़ के आप लोग बताओ मुझे। देखते हैं कितने बच्चे चैप्टर समझने के बाद एक बार बुक से भी गो थ्रू करते हैं। कमेंट करेंगे फटाफट वो बच्चे कि राइजोबियम और प्लांट के बीच के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, कौन सा रिलेशनशिप बोलते हैं। एस से स्टार्ट होता है, उस रिलेशनशिप का नाम देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर को कमेंट कर पाते हैं। अब देखिए, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो रूट के अंदर प्रेजेंट रहता है, और वो करता क्या है ये अभी समझते हैं। देखो जो भी प्लांट है ना, प्लांट को प्रोटीन रिच फूड बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की। अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस एयर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो दिक्कत सॉल्व। प्लांट डायरेक्टली इसे यूज कर ले? नहीं, प्लांट्स इसको डायरेक्टली नाइट्रोजन को जो एयर के अंदर प्रेजेंट है यूज नहीं कर पाते। यहां काम आता है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया की खास बात यह है कि ये क्या करेगा? नाइट्रोजन को जो एयर के अंदर प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा तो प्लांट इजीली इन नाइट्रेट्स को यूज कर पाएगा। प्लांट का तो काम हो गया, प्लांट हो गया भाई खुश कि भाई मेरा काम तो बन गया। लेकिन प्लांट से ये राइजोबियम बैक्टीरिया कुछ मांगते भी हैं उसके बदले। क्या मांगते हैं? बोलते हैं भाई हमें ऐसा करो, हम तुम्हें नाइट्रेट दे रहे हैं, तुम हमें खाना दे देना। तो प्लांट्स का काम चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया उनको क्या देते रहते हैं? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके देते रहते हैं, जिससे वो प्रोटीन रिच फूड बना पाते हैं। और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है हमारा, उसको क्या मिलता रहता है? फूड मिलता रहता है प्लांट से, और ये रिलेशनशिप बढ़िया से चलता रहता है, और नाइट्रोजन का इस्तेमाल ये लोग करके ग्रो करते रहते हैं। अब इस रिलेशनशिप का नाम होता है सेमीबायोटिक रिलेशन। सेमीबायोटिक रिलेशन, आई होप
आप में से बच्चों ने सही कमेंट कर दिया हो बुक से गो थ्रू होके, नहीं किया तो कोई बात नहीं। मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन, माइक्रो एल्गी लाइक spirulina are considered superfoods because they are high in protein and vitamin B12। तो कुछ ऐसे माइक्रो एल्गीज हैं विच आर कंसिडर्ड एज सुपरफूड। फर्मेंटेशन, देखिए बैक्टीरिया, यीस्ट या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, वो जो हमने ब्रेड बनाए थे, केक बनाए थे, तो उस वाले प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? फर्मेंटेशन। अब छोले भटूरे के अंदर जो भटूरे बनते हैं वो भी फर्मेंटेशन की वजह से बनते हैं। आपने देखा ना, भटूरा बड़ा फ्लफी फ्लफी सा होता है, खाओगे तो आप कभी भी, ऐसे ही आप कुलचे खाओगे, छोले कुलचे के, दोज आर ऑल्सो फ्लफी। केक्स हमारे फ्लफी होते हैं, ब्रेड हमारा फ्लफी होता है बिकॉज ऑफ फर्मेंटेशन। अब स्टेनिंग के लिए भी यूज करते हैं, डाइज जो होती है कुछ इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके बनाई जाती है, ठीक है। टू कलर सेल पार्ट्स, दे आर विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। Glycerin used in slide preparation to prevent cells from dying and to improve clarity। Next, patent। अब पेटेंट के बारे में हमें एक बात बताई हुई है, देखिए पेटेंट के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या बताई हुई है? कोई भी साइंटिस्ट जब भी किसी भी चीज की डिस्कवरी करता है तो उसको क्या करना पड़ता है? एक अपना पेटेंट फाइल करना पड़ता है कि ये जो रिसर्च है, ये जो डिस्कवरी है, ये मैंने करी है, ये किसी और ने नहीं करी। तो उनको अपने नाम से पेटेंट फाइल करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक बहुत फेमस डॉक्टर, हमारे इंडिया के डॉक्टर थे, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। उन्होंने ऑयल ईटिंग बैक्टीरियाज को डिस्कवर करा था एंड ही वाज गिवन अ पेटेंट फॉर दैट। सो अदर्स कैन नॉट कॉपी और सेल द इन्वेंशन विदाउट हिज परमिशन। उनकी परमिशन के बिना ये इन्वेंशन ना ही सेल हो सकती है, ना ही कोई उसको यूज कर सकता है। देखिए ये हमारा जो चैप्टर है वो होता है फिनिश। काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार तरीके से हमने इस चैप्टर को समझा है, डिटेल्ड में समझा है। अब इसी तरीके से आपको सैम्पल पेपर्स भी करना जरूरी है जो आपको मिलेंगे ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर। ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कैसे करना है? बहुत सिंपल है, सब्सक्राइब के साथ में ऐसा ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। जैसे ही आप मेंबरशिप परचेज करोगे तुरंत आपके पास सैम्पल पेपर और नोट्स आ जाएंगे। अगर आपका कल एग्जाम है, टेंशन नॉट, फिकर नॉट, भाई अभी आ जाएंगे तुरंत। जैसे ही आपने मेंबरशिप परचेज करी, कम्युनिटी टैब में जाओ, लिंक मिल जाएगा सैम्पल पेपर और नोट्स का। कम्युनिटी टैब कहाँ पर है? हमारे ही यूट्यूब पे आपको पोस्ट वाला जो सेक्शन होता है या कम्युनिटी वाला जो सेक्शन होता है, पोस्ट वाले सेक्शन में जाना, हमारे यूट्यूब चैनल के आपको मिल जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि कल आ रही है नोट्स, परसों आ रहे हैं नोट्स, नहीं, तुरंत के तुरंत एक्सेस करो, मजेदार तरीके से सैंपल पेपर सॉल्व करो और एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।